चलिए बच्चों, आज सैम्पल पेपर का हमें करना है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा है आलतूर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या दे रखी है आपको? ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है। कितने की दे रखी है? 40 लाख। डिवाइडेड इन 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो रुपीज कितने की है? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ की है। तो रुपए 4 करोड़ की आपके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ठीक है, कैसे डिवाइडेड है 4 करोड़ की? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसको डिवीजन कैसे दे रखा है? 25 लाख तो इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, 25 लाख, 25 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। और ऑफ रुपीज 10 ईच, एट द रेट 10 ईच के। और 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर है एट द रेट रुपीज 100 ईच। कितने? 1,50,000 है, तो 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 100 ईच। कंपनी इशूड, कंपनी ने देखो कितने इशू किए, वो तो थे ऑथोराइज्ड। 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम। तो इशूड कितने शेयर्स हैं? ऊपर वाले तो ऑथोराइज थे। इस 25 लाख में से 8 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच। 20% प्रीमियम, तो 2 रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोलते हैं? पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है, तो ये देखो इसमें लिख लेते हैं अपन किस किस के ऊपर क्या क्या है। एप्लीकेशन पे 3 है, 7 रुपये अलॉटमेंट पर है। एप्लीकेशन पर है 3, अलॉटमेंट पर है 7 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 5 + 2। और बैलेंस ऑन कॉल है, तो बैलेंस कितना बचा? 5, 3, 8, 2 रुपये जो है वो सेकंड कॉल के ऊपर। ठीक है जी, इसके आगे देखो क्या बात बोल रहे हैं। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 10 लाख शेयर के लिए। एक्सेस एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, रिग्रेट कर दिया उनको, वापस कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। तो कहते हैं कि साहब अलॉटमेंट पर सारा पैसा मिल गया, लेकिन संजू ने पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स पे? 15,000 शेयर्स के ऊपर। ठीक है जी। अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड हिज कॉल्स ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट ऑन हिज होल्डिंग 25,000 शेयर। तो ये तो मतलब खराब आदमी था, इसने पैसे नहीं दिए। और ये जो था ना, ये अच्छा आदमी था, इसने एडवांस दे दिया। ये अच्छा आदमी है। You are required to prepare balance sheet of company. You are required to prepare balance sheet of company as per schedule 3 of the Companies Act, showing share capital account balance and also prepare notes to the account.
तो चलिए बच्चों, अब देखो, अब इसमें आपको क्या काम करना है। क्वेश्चन के अंदर अब अपन को बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन बोला गया है तो हम लोग भी बना देंगे, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो चलो, ये है हमारा बैलेंस शीट। ये कॉलम बनेगा इसके अंदर पहला, फिर नोट्स टू द अकाउंट्स, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, यही बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। और ये आता है नोट्स टू द अकाउंट्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है। सबसे पहले एडिंग होती है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी होती है कि नहीं। उसमें आता है शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल। क्या आता है, शेयर कैपिटल। और आपको शेयर कैपिटल तो दिखानी है, तो क्या काम करेंगे हम, यहां बना लो नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बना लेंगे, नोट्स टू द अकाउंट्स बना लेते हैं। चलो ये बना लेते हैं यहाँ पर नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर आपको क्या लिखना है, शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या चीज लिखते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, देखो हमारी 25 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, 25 लाख इक्विटी शेयर्स, 25 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो ये हो जाएंगे आपके 2 करोड़ 50 लाख के। उसके बाद देखो क्या चीज़ है, प्रेफरेंस शेयर्स थे 1,50,000, 9% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 1,50,000, 9% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 ईच, 1 करोड़ 50 लाख के। तो ये किस में आ जाएगा, डबल लाइन में, ऐसे आता था ना। फिर इसके बाद अब आप क्या काम करने वाले हो, फिर हम दिखाते हैं अपने क्या, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद हम दिखाएंगे इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। तो देखो इशूड शेयर कैपिटल कितनी आएगी अब हमारी, ये थी 8 लाख इक्विटी शेयर्स, एट द रेट 10 ईच, ये लिखा था देखो अपन ने यहाँ पर, 8 लाख की थी 10 ईच। याद रखना बच्चों, शेयर कैपिटल के अंदर कभी भी प्रीमियम नहीं आता, तो आपको प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, प्रीमियम नहीं आता उसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच, तो 80 लाख हो जाएगा। और अब आती है बात कौन सी, हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं हमारे। पहला तो होता है सब्सक्राइब्ड
जगह बनाते हैं पहले थोड़ी। ये देखो, पहला तो होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और दूसरा क्या होगा, सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब देखो, इसमें अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का था। एप्लीकेशन पे थे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे थे 5 रुपए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो बचे कुछ 2 रुपए कॉल पे थे। अब देखो, देखना ये है क्वेश्चन के अंदर, देखना क्या है अपन को क्वेश्चन के अंदर, कि आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज देखनी है। तो देखो, अब अपन को क्या काम करना है, इसके आगे देखो, आपने ये सब चीजें लिख दी। अब मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे जो शेयर्स हैं, अब आप जरा देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑल द ड्यूज। देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं और आप भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्या लिखा है, ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड। सारा पैसा अलॉटमेंट पर रिसीव्ड हो गया, एक्सेप्ट 15,000 शेयर हेल्ड बाय संजू। संजू ने 15,000 शेयर्स अलॉटमेंट पर नहीं चुकाए हैं। ठीक है, इसका मतलब हम अलॉटमेंट मांग चुके हैं। इसके आगे देखिए क्या बोलता है, अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड हिज कॉल, हिज कॉल्स नहीं, पेड हिज कॉल ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट। यानी अलॉटमेंट पर ही रॉकी नाम के पर्सन ने उसको पैसा पेमेंट कर लिया। क्या हम रॉकी से पैसा मांग लिया था हमने? आंसर है नहीं, रॉकी से हमने पैसा नहीं मांगा था। अब देखो आप, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑन कॉल। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से साफ जाहिर होता है ये बात कि अभी तक हमने कॉल मांगी हुई नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी लिखा है कि रॉकी नाम के पर्सन ने भी अलॉटमेंट पर ही जाकर कॉल का पैसा चुका दिया। तो रॉकी नाम के पर्सन ने भी अलॉटमेंट पर ही जाके पैसा चुका दिया। ठीक है ना, तो कॉल का पैसा जब अलॉटमेंट पर दिया जा रहा है तो ये बात साफ जाहिर होती है कि हमने अभी तक अलॉटमेंट मांगी, अपना कॉल्स हमने अभी तक मांगी नहीं है। अलॉटमेंट पर जब एडवांस आया है तो कॉल्स मांगी नहीं है। तो आप यहां पर मानोगे कि हमने अभी तक कॉल्स का पैसा नहीं मांगा, ये नॉट कॉल्ड है। ठीक है, अब आप ये देखो 80,000 शेयर्स थे, क्या इसको हमें इसको कौन से, देखो दो कैटेगरी होती हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, जब पैसे मांगे ही नहीं है इसमें 2 रुपए कॉल के, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर चला जाना चाहिए, ये चला जाना चाहिए सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी के अंदर। तो हम देखो यहां पर तो कुछ भी नहीं लिखेंगे सब्सक्राइब बट फुली पेड अप में, लेकिन यहां लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, ये कितने लिखोगे यहां पर, 8 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। तो ये कितना आ जाएगा, 6,40,000। ठीक है जी, तो इसमें से हम क्या लेस करते हैं, हम इसमें से लेस करते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना है हमारे पास, 15,000 शेयर एरियर थे ना,
कितने थे, आओ क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कितने एरर्स थे। 15,000 शेयर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो लेस कर दें विदाउट प्रीमियम 15,000 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो अब आप 15,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा करके देख लें। कैलकुलेटर पे लो, कैलकुलेटर ओपन, अब आप करके देख लो। ये हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 5, तो ये हो गया 75,000। तो कॉल सिनेरियो अपन लेस कर देंगे। अब कॉल सिनेरियो लेस करने के बाद आपके पास नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, 6,40,000 माइनस 75,000, तो ये आ जाएगा 5,65,000। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं सर एक बात बताओ, ये खराब आदमी था, 15,000 शेयर के इसने पैसे नहीं दिए थे, आपने इसके पैसे को लेस कर दिया, ठीक है, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एडवांस को भी तो ऐड करना चाहिए, कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर ऐड नहीं होता है। कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाता है, करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर नहीं आएगा, और ये जो आया है आपका 5,65,000, ये जाकर आपके यहाँ पर 5,65,000 हम शो कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो शेयर कैपिटल की हम प्रेजेंटेशन चाह रहे थे बैलेंस शीट के अंदर, वो दिखा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरीके से बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात बोलता है। लिखा है चारू ध्वनि, इंकुर and Pavni were partners in a firm. They were entered into partnership firm last year only through a verbal agreement. They contributed capital in the firm and meet other financial requirements. Few partners also provided loan to the firm. Within a year, their conflicts arisen due to certain disagreement. They decided to dissolve the firm. यानी क्वेश्चन डिसोल्यूशन से है। The firm had appointed Miss Kavya, who is a financial advisor. Miss Kavya को अपॉइंट किया गया जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर है, ठीक बात है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आता है who is a financial advisor and legal consultant to carry on dissolution process. In the first instance, Miss Kavya had transferred various assets and external liability to realization account. Due to her busy schedule, Miss Kavya has delegated this assignment to you. आपको काम दे दिया गया, आप करो डिसोल्यूशन, being an intern in her firm. On the date of dissolution, you have observed the following transaction. अब डिसोल्यूशन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना आता है। तो देखो, ध्वनि कौन है, ध्वनि है पार्टनर, ध्वनि इज लोन, ठीक है। ध्वनि इज लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। 50,000 का ध्वनि का लोन था, जबकि सेटल कितने में हो गया, 42,000 में। अब आप एक बार बताओ, अगर कोई पार्टनर का लोन होता है, तो आप उसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में लिखते हो, तो एंट्री हो जाएगी ध्वनिस लोन अकाउंट डेबिट। ध्वनिस लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था ध्वनि का, 50,000 का, लेकिन सेटल कितने में कर दिया गया, टू बैंक, सेटल कर दिया गया 42,000 में, ठीक है। अब डिफरेंस अमाउंट जब भी आता है इस तरीके का, तो हम उसको किससे बंद करते हैं, रियलाइजेशन से। तो बैलेंसिंग फिगर में हमें क्या लिख देना चाहिए,
रियलाइजेशन अकाउंट कितने से, 8000 से। ठीक है जी, चलिए ये एंट्री तो हो गई, तो उम्मीद है ये एंट्री सबको समझ में भी आ गई होगी। और अब देखो इसके बाद, देखो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट अगर अपन देखें तो क्या लिखा हुआ है, पावनी, पावनीज लोन। पावनी लोन कितने का था, 40,000 का। was settled by given an unrecorded assets of rupees 45,000। अब देखो पावनी का लोन 40,000 का है और आप इसको अनरिकॉर्डेड एसेट दे रहे हो 45,000 की। ठीक है, तो देखो पावनी भी पार्टनर है। पावनी के लोन को अगर आप कैंसल आउट करोगे, पेमेंट करोगे, तो पावनी के लोन को डेबिट तो करोगे। पावनीज लोन अकाउंट डेबिट, है ना। और अब आप उसको सेटल कितने में करने जा रहे हो, 45,000 में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे रहे हो आप उसको। अब देखो अगर एक बात बताओ मुझे, अगर रियलाइजेशन अकाउंट होता, रियलाइजेशन अकाउंट है, क्या लिखा हुआ है, पावनी लोन 40,000 सेटल बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। आपने उसको क्या दे दिया, अनरिकॉर्डेड एक एसेट दे दी, कितने की। जब भी आपके हाथ से देखो अनरिकॉर्डेड एसेट जाती है वो क्रेडिट होती है। नहीं है विश्वास तो देखो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट होता है। ठीक है, अब आपकी एसेट्स जब आप उसको रियलाइज करते थे तो कहाँ लिखते थे, बाई कैश करके लिखते थे। तो इससे जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, जब एसेट रियलाइज होती है तो आपके हाथ से जाती है, एसेट बेचते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जर्नल एंट्री ऐसी बनाओगे। अगर कोई पार्टनर भी एसेट को ले जाता है तो आप क्या एंट्री करते हो, भाई पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने टेक ऑन ओवर कर ली तो भी यहीं लिखोगे, है ना। तब भी एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन बन गई। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जब भी आपकी एसेट आपके हाथ से जाएगी तो आपकी एसेट क्या होगी, हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा जब भी आपके हाथ से एसेट जाएगी। तो पावनी के लोन को सेटल करने के लिए आप उसको क्या दे रहे हो, एसेट दे रहे हो। तो हमने टू रियलाइजेशन करके लिख देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से एसेट जा रही है तो इसलिए हम उसको क्या लिख देते हैं, टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से, 45,000 के, जबकि पावनी का लोन कितने का था, 40,000 का था। और अब देखो, अब आप लोग जानते हो इस बात को कि कभी भी एसेट कोई भी कम ज्यादा होती है, एसेट कभी भी कम ज्यादा होती है तो हम उसको किससे सेटल करते हैं, रियलाइजेशन से। तो यहां पर डेबिट साइड में कम आ रहे हैं पैसे, तो हमने क्या लिख दिया, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 से, है ना। तो अगर आप इस तरीके की एंट्री करके आओगे तो बोर्ड में एग्जामिनर क्या सोचेगा, कैसी बचकानी एंट्रीज है। तो इसलिए अगर नेट एंट्री देखी जाए तो क्या एंट्री बना देते हैं, पावनीज लोन अकाउंट डेबिट, पावनी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पावनी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये 5,000 यहाँ से कट जाएंगे तो ये 45 भी क्या बन जाएंगे, 40 बन जाएंगे। तो यहाँ पर किस हिसाब से एंट्री हो जानी चाहिए, 40,000, 40,000। हालांकि अगर मैं ये एंट्री खोल के नहीं दिखाता, समझाता नहीं, तो सब बच्चे क्या सोचते, सर पता नहीं आपने एंट्री कैसे कर दी, 40 क्यों कर दिया। हालांकि अब सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 40 क्यों हुआ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पर भी समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो रिजोल्यूशन की सेकंड वाला जो पॉइंट है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब बात आती है लोन टू चारू 60,000। चारू का लोन कितना है, 60,000 का। was settled by payment to चारू's brother लोन ऑफ द सेम अमाउंट। क्या चीज है ये, आओ समझते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर देखो क्या चीज है, ये है
फर्म की बैलेंस शीट। ठीक है, ये फर्म की बैलेंस शीट है। इसमें आपको देखो क्या चीज दे रखी है, लिखा है लोन टू चारू 60,000। चारू को कितने का लोन दिया? लोन टू चारू 60,000। तो वो कहां पर आना चाहिए? लोन टू चारू। सिक्सटी थाउजेंड। हम मतलब फर्म ने चारू को लोन दिया है, ठीक है, और वॉज सेटल्ड बाय द पेमेंट ऑफ चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। इसका मतलब चारू के ब्रदर से लोन लिया होगा, लोन फ्रॉम चारूज ब्रदर। मान के चलो एक फर्म है, ठीक है, एक तो है चारू और एक है चारू का ब्रदर। ठीक बात है। तो चारू जो है, लोन चारू को तो दिया है और उसके ब्रदर से लोन लिया है। अब वो क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं भाई फर्म ये कहना चाहती है भाई चारू और चारू के ब्रदर तुम एक ही घर के बंदे हो, आपस में सेटलमेंट करते रहना। ठीक है, तो अगर हम चारू के ब्रदर का जो लोन है अगर उसको हम सेटल करें, क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर, जो ये जो लोन टू चारू है ना, लोन टू चारू को आप किससे सेटल करना चाह रहे हो? चारू के ब्रदर्स के लोन से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको अपन? लोन टू चारू, ये देखो, ये देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो चारू के ब्रदर के लोन से हमने लोन टू चारू को सेटल कर दिया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? तो चलिए बच्चों देखो किस तरीके से होना है। देखो ये, अगर मान के चलिए आपका ये लोन फ्रॉम चारूज ब्रदर है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ लिखते तो यहाँ लिखते, इसकी पोस्टिंग लिखते हैं यहाँ पर बाय लोन फ्रॉम चारूज ब्रदर, लिखते कितने हैं? लोन फ्रॉम चारू ब्रदर कितना है? 60,000 है। ठीक है, दोनों का सेम अमाउंट तो सेम ही है। और अगर आप उसको पे ऑफ करते तो क्या लिखते? टू बैंक करके लिखते। ये अकाउंट तो पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, फिर आप पे ऑफ करते तो टू बैंक करके लिखते। लेकिन हम इसको टू बैंक करके नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया ही नहीं है, तो टू बैंक करके क्यों लिखें? पेमेंट किया है? नहीं किया ना, तो टू बैंक करके क्यों लिखेंगे? हमने उसको क्या बोल दिया? हमने उसको ये बात बोल दी कि तेरा को हम टू बैंक नहीं कर रहे, लेकिन सेटलमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं? चारूस लोन अकाउंट के थ्रू तेरा सेटलमेंट दे रहे हैं हम। ठीक है, समझ रहे हो ना? हम तेरे को सेटलमेंट कैसे दे रहे हैं? जो चारू को लोन दिया था ना उससे सेटल कर रहे हैं तेरा अकाउंट को। तो बैंक की जगह हम क्या लिख देंगे? लोन टू चारू या चारूज लोन, एक ही बात हो गई, है ना? तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब आप ऊपर से एंट्री करोगे इसकी तो यही एंट्री हो जाएगी ना रियलाइजेशन के थ्रू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चारूज लोन अकाउंट। अब आप बोलोगे सर चारू के लोन अकाउंट को अपन ने क्यों किया क्रेडिट? अब आप एक बात बताओ, चारूज लोन लिखो या लोन टू चारू, एक ही बात है, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी एसेट है ना, तो ऐसा नाम लिख दो, लोन टू चारू, लोन टू चारू। अब देखो लोन टू चारू आपकी क्या थी? एसेट थी। अब एसेट खत्म होएगी तो जब भी एसेट को कम करते हैं अपन तो क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेटल हो गई ना, किसके थ्रू हो गई? चारू के ब्रदर के लोन के थ्रू हो गई सेटल। तो चारू का ब्रदर का लोन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया था यहाँ पर क्रेडिट करके। जैसे ही आपने इसको क्रेडिट किया था लोन फ्रॉम चारूज ब्रदर, तो जर्नल एंट्री उस वक्त क्या हुई थी? जो लाइबिलिटी आपकी पहले से क्रिएटेड थी उसको जैसे ही आपने क्रेडिट में लिखा था तो ये अकाउंट कैंसिल आउट हो गया था। एंट्री क्या हुई थी? लोन फ्रॉम चारूज ब्रदर टू रियलाइजेशन। ठीक है, और आज आपने क्या काम किया? आज आपने इसके लोन टू चारू को भी खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट के थ्रू कैंसिल आउट हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा? लोन टू चारू, ऐसे लिख दो, इसको नाम सीज लोन ना लिख के लोन टू चारू लिखो।
ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बैठ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको सबको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ये भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब आ रहा है हमारे पास लोन टू, ये लोन टू चारू वाला हो गया। फोर्थ आ रहा है इंकोर्स लोन, इकनूर्स लोन, इकनूर्स लोन ऑफ रुपीज 80,000 टू फर्म। ठीक है, इकनूर्स लोन ऑफ रुपीज 80,000 टू फर्म, यानी फर्म ने लोन ले रखा है इकनूर से बैलेंस शीट में, इकनूर्स लोन 80,000 का, एंड शी टुक ओवर द मशीनरी ऑफ रुपीज 60,000 एज अ पार्ट पेमेंट। अपनी पार्ट पेमेंट में उसने क्या ले लिया, मशीन ले ली। अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी, इकनूर का लोन कैंसल आउट होगा, वैसे अपन क्या लिखते हैं, टू बैंक करके लिखते हैं ना। ठीक है, कितने का था, 80,000 का, लेकिन हमने उसको क्या दे दी, मशीन दे दी। तो जब भी आप कोई भी एसेट उठा के दे देते हो, जब भी एसेट आपके हाथ से जाती है, तो रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट होता है। रियलाइजेशन से आपने एसेट दे दी, इसको कितने की दे दी, 60,000 की, और टू बैंक करके क्या आ जाएगा, डिफरेंस अमाउंट 20,000 का। तो इस तरीके से ये वाली एंट्री भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।